विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों का ओबीसी प्लान धीरे धीरे सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रभावी रणनीति अपनाई है। इसके तहत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी मतदाताओं को लुभाने के लिए जाति विशिष्ट रैलियां आयोजित की जाएंगी। विभिन्न ओबीसी जातियों के बीच बीजेपी की 3 चरण के संपर्क कार्यक्रम की योजना है। पहले चरण में ओबीसी की विभिन्न उपजातियों के बीच 20 सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन होगा, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसे नेता संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम कश्यप, राजभर, पाल, प्रजापति, योगी, आपको बता दें कि जोगी, तेली, यादव, गुजर, सैनी और साथ ही साथ चौरसिया और कुर्मी जातियों के होंगे। बताया भी जा रहा है कि इसके साथ ही जाट समुदाय के लिए भी एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यूपी में जाट ओबीसी में नहीं आते हैं। पेशे से मुख्य रूप से कृषि से जुड़े इस समुदाय के वोट बैंक को बीजेपी अपना बनाना चाहती है। इनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष मौजूदगी है। मौजूदा वक्त में किसान जो है तीनों कृषि कानून को लेकर बेहद सरकार से नाराज चल रहे हैं। वहीं रविवार को लखीमपुर खीरी में हुए हादसे में आग में घी डालने वाला भी काम किया गया। दरअसल दूसरे चरण में पार्टी संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता ओबीसी समुदाय से आने वाली ख्याति प्राप्त हस्तियों और जातियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये कार्यकर्ता उन्हें बीजेपी की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे, जबकि तीसरे चरण में पार्टी 202 ओबीसी रैलियों का आयोजन करेगी। इसके तहत हर 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक रैली की जाएगी। ये रैलियां उप जाति की होंगी। बताया भी जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उस जाति के पार्टी नेता द्वारा संबोधित किया जाएगा। 2017 में ओबीसी वोटर्स के दम पर सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदमों पर इस बार समाजवादी पार्टी भी चलने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में बताया भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का पूरा ध्यान अब ओबीसी वोटर्स पर है और इसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है। सपा ने दूसरे दलों के बड़े ओबीसी दलों के साथ बताया भी जा रहा है कि संगठनों पर भी अपनी नजरें गड़ा रखी है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ओबीसी वोट बैंक अगर सीधे नहीं जुड़ पाता है तो दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं की बदौलत जुड़ सकता है, या फिर ऐसे संगठन और राजनीतिक दल जो बेशक छोटे हो लेकिन उनका प्रभाव अपने समाज पर हो, इनको भी साथ लाकर ओबीसी मतदाताओं को साधा जा सकता है। इसीलिए बीएसपी को अलविदा कहने वाले ओबीसी नेताओं को अखिलेश यादव गले लगाने में जुटे हैं। फहरिस्त में लालजी वर्मा, राम अचल राजभर से लेकर आरएस कुशवाहा जैसे ओबीसी नेता शामिल है। लालजी वर्मा बीएसपी के बड़े नेता रहे हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। वहीं दूसरे नेता रामअचल राजभर हैं, जो कि अतिरिक्त पिछड़े राजभर समाज से आते हैं। इन दोनों ही नेताओं की पूर्वांचल में अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। जल्द ही ये दोनों नेता औपचारिक रूप से सपा का दामन थामने वाले हैं। आरएस कुशवाहा भी ओबीसी समाज से आते हैं और लखीमपुर खीरी से है। आपको बता दें कि यूपी में कुशवाहा, मौर्य, शक्य, सैनी के बीच आरएस कुशवाहा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि बीएसपी से निष्कासित तीनों नेताओं की जातियों को देखें तो कुशवाहा, कुर्मी और राजभर समाज पिछले कुछ समय से बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है, लेकिन अब सपा इन नेताओं के सहारे ऐसी जातियों को साधने की कवायद में जुट गई है। सपा भी इस बार चुनाव में बीजेपी की तर्ज पर पिछड़ा जातियों को ज्यादा टिकट देगी। बताया भी जा रहा है कि जिसके लिए वो यादव और मुस्लिम टिकट के कोटे को भी कुछ कम करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ ही महान दल के केशव प्रसाद, आपको बता दें कि महान दल केशव देव मौर्य को अपने गठबंधन में जोड़ रखा है। बदायूं, बरेली, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में महान दल का खास प्रभाव है। ऐसे में सपा ने संजय चौहान के साथ भी हाथ मिला रखा है, जो नोनिया जाति से नेता है। सपा संजय चौहान को पूर्वांचल में भरपूर घुमा रही है, जिससे कि वो उनके समाज को अपने साथ जोड़ सके। सपा को लगता है कि बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में केशव प्रसाद
मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर मौर्य कुशवाहा समाज में बड़ी नाराजगी है, जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। पार्टी को लगता है कि अखिलेश यादव के जनसभा कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही एक बड़ा ओबीसी का धड़ा पार्टी के साथ आएगा, जिसके साथ कई बड़े चेहरे भी आएंगे। फिलहाल बताया भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम प्रयास जमीन पर कितने कारगर होंगे, इसका जवाब तो चुनावी नतीजे के बाद ही सामने आएगा। तो आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अभिषेक राय जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे है, ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए भी क्या अब बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि नहीं चाहती कि इस विधानसभा चुनाव में कोई भी चूक रहे, जिससे कि पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर वापस आने में दूरी बना ले या फिर उससे दूर हो जाए? नेहा जी देखिए, सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखती है, और इसलिए हम लोग सबके पास जो जिसने हमको वोट दिया 300 से ऊपर सीटों को उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम किया, हम सबके पास जा रहे हैं। हमने हर उस जाति, हर उस व्यक्ति, हर उस धर्म के पास जाने का मन बनाया है जहां तक हमारी योजनाओं की बात नहीं पहुंच पाई है, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ सबसे मजबूत, सबका नारा हमने दिया है। और हम तो, आपको आश्चर्य होगा कि हम यादव वर्ग में भी सम्मेलन करने जा रहे हैं, और मुस्लिम का भी जो है हर बूथ पर 10 आदमी तैनात करने की बात हम कर रहे हैं। तो हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं नेहा जी, और सभी ओबीसी हो या कोई भी जाति हो, उन तक जाएंगे। अपनी जाति, अपनी जो है उन कार्यक्रमों को जो भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम उनके हित के लिए चलाए गए हैं, वो हम उनको बताएंगे, और वो रैलियां कर जन जागृति पैदा करके और फिर से उनका आशीर्वाद मांगेंगे। ये हमारी चुनावी तैयारी है। बीजेपी के 3 चरण में संपर्क कार्यक्रम की योजना है, ये 3 क्रम कौन कौन से हैं, और इन 3 क्रमों के जरिए क्या इस वर्ग को साधने में बीजेपी कामयाब होगी क्या सर? देखिए, हम पहले तो सभी जो भी जितने ओबीसी या पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम हैं, यादव हैं, गैर जाटव जो भी हैं, इनके बड़े नेताओं के साथ हम एक संपर्क का अभियान करेंगे, और वहां संपर्क होने के बाद जहां पर ये लोग, जो जिसकी संख्या जहां पर भारी होगी, हम एक छोटी रैली करेंगे और अपनी चीजों को हम उनके सामने रखेंगे कि हमने आपके लिए ये किया, और आपने हमको पीछे आशीर्वाद दिया, और आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से आशीर्वाद दीजिए, और फिर आपके साथ हम अगले 5 साल तक कुशलता से लगे रहे, और आपके प्रदेश को आपके साथ लेकर उत्तर प्रदेश बने। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है एससी एसटी वर्ग उनके साथ जाए, ओबीसी वर्ग उनके साथ जाए, और पिछली बार हमने देखा भी कि बहुत भारी मतों से कहीं ना कहीं जिताया था भारतीय जनता पार्टी को, अच्छी खासी सीटें बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, और एक बार फिर से कोशिश यही है कि जो आशीर्वाद है एससी एसटी और ओबीसी का वो भाजपा को मिले, जैसा कि अभी आप अश्विनी जी को सुन रहे थे। लेकिन उसमें सेंध लगाने के लिए सपा भी पीछे नहीं है। क्या कोशिशें आप लोगों की तरफ से की जा रही है, और कैसे ये माना जाए कि कोशिशें कामयाब होगी, इसके लिए आप लोगों का क्या प्लान है? देखिए, अभी मैं अश्विनी भाई को सुन रहा था, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, और उनकी सारी बातें हम ले रहे थे। लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को मना करे, जो कहे कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते, जो ओबीसी का हक मारने का काम करे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपको देखा कि उन्होंने नीट में कितने अभ्यर्थी, 4 साल से जो नीट के 11,000 मेडिकल के अभ्यर्थी थे, उससे ओबीसी का अधिकार छीना गया, तो 11,000 अभ्यर्थियों के साथ वो हुआ, गलत हुआ। उसी तरीके से आप मुझे एक चीज बता दें, देश के 20% से ज्यादा वाइस चांसलर अगर ओबीसी हो तो आप वो मुझे बता दें। तो ये भाजपा के चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा। तो इनकी कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर हकीकत में ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं। आज ये जातिगत की बात कर रहे हैं, आज ये घर घर जाने की बात कर रहे हैं। और क्या हुआ, 4.5 साल से सो रहे थे, क्या आपको तब याद नहीं आया?
अब चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, तो आपको ये चीजें याद आ गई। अब आप विकास की बात नहीं करोगे क्योंकि आपके पास गिनाने को काम नहीं। मैं तो कितनी बार पूछ चुका हूँ, अश्विनी भाई से भी पूछ चुका हूँ, कई लोगों से पूछ चुका हूँ, ये 5 से 10 नए काम ऐसे गिना दे जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया हो। तो ये हमारे कामों का फीता काट रहे थे अभी तक। अब आप देख लो, ये बड़ा सुशासन कहते थे, पिछले 1 हफ्ते में कितनी अराजकता इस प्रदेश में फैली हुई है। इनके माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किस तरह का बयान दे रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग में स्मारक बनाने की बात करते हैं, वहीं हरियाणा की सरकार का एसडीएम कहता है कि सर फोड़ दो। और कल की घटना से, परसों की घटना से आज पूरा उत्तर प्रदेश शोक व्यक्त है। तो ये किस तरह की सरकार है कि जो किसानों को 10 महीने से बैठे थे उनकी बात नहीं सुन रही। महंगाई आज चरम सीमा पे, ये उसकी बात नहीं करेंगे, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनके प्रदेश के मुखिया क्या कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी कहते कहाँ है महंगाई। अरे साहब महंगाई नहीं, गरीब की थाली से रोटी गायब होगी। रिएक्शन लेंगे, सरसों का तेल महंगा हो गया। अश्विनी जी से रिएक्शन लेंगे इस पर सर। अश्विनी जी, जिस बात का जिक्र अभी उपाध्याय जी कर रहे थे, इनका कहना है कि अगर ये कहा जाता है कि जातिगत आधार पर, माफ कीजिएगा राय जी जो कर रहे थे, अगर जातिगत आधार पर जनगणना की बात कराने की बात की जाती है तो आप लोग बैकफुट पे आ जाते हैं, आपकी सरकार बैकफुट पे चली जाती है कि नहीं जी जातिगत आधार पर जनगणना नहीं करानी। अगर आरक्षण की बात की जाती है तब आप उससे नकार देते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब वोट की बात आती है तब तो जी हमें चाहिए, हमारी सरकार बनेगी और हमें ही आपका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो धरातल पर दिखाई क्यों नहीं देता? नेहा जी, मेरे से सवाल है। जी जी जी, देखिए, धरातल पर काम दिखाई देता है। मैं अपने मित्र अभिषेक जी को कहना चाहूंगा, 2-3 बातें इन्होंने कहा है और मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो इन्होंने अराजकता की बात की। अराजकता 1 हफ्ते से उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है लखीमपुर में और उसको मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसको समय रहते इन लोगों को सियासी घी डालने को नहीं मिला और छटपटाते रह गए ये लोग कि 2 बजे रात में निकले, 1 बजे रात में निकले, और सरकार ने 20 घंटे के अंदर उस मामले को सॉल्व कर लिया। और इन लोगों का जो मंसूबा था वो धूल धूसरित हो गया, वो सारी चीजें खुश हो गई। अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा राग अलापने लगे। हमने किसानों को, हमने मृतक के परिवारों को, सबको संतुष्ट किया। सुखद घटना थी, हमारे कार्यकर्ता भी मरे थे। बाकी उसकी न्यायिक जांच की जो मांग हुई थी वो न्यायिक जांच होगी, हम लोग उस पर करेंगे। शिलान्यास और उद्घाटन की बात इन्होंने कहा। अरे अभिषेक भाई, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में थे, उन्होंने 4700 करोड़ के जो उद्घाटन और शिलान्यास दोनों काम किया है। जो अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये हमने किया था, उसका उद्घाटन किया है और अपना शिलान्यास किया है, नहीं तो कुछ दिन बाद आप लोग कहने जाएंगे कि मंगल ग्रह पर भी हम जो है लोहिया आवास बनवा रहे हैं। आप लोग कह सकते हैं। आप लोग पूछा करते थे, मैं बताना चाहता हूँ, अपने एक चीज सुनिए, आप लोग पूछा करते थे कि कितने एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, कहाँ से चढ़ना है, कहाँ से उतरना है। मुद्दे क्या जी सर? सवाल का जवाब, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए। जातिगत आधार पर जनगणना और दूसरी बात ये है आरक्षण की बात जो मैं कर रही हूँ। नेहा जी, एक लाइन में पूरा कर लूं फिर मैं बिल्कुल 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 करिए। ये लोग पूछते थे कहाँ से चढ़ना है, कहाँ उतरना है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चढ़े और कहाँ से उतरे उन्होंने बताया है। कुछ तो उनको जो है उसमें माइनस बताना था, वो बताएंगे। अब जातिगत जनगणना की बात पर मैं आ जाता हूँ। जातिगत जनगणना, ये लोग यूपीए सरकार में थे, इन लोगों ने क्यों नहीं करवाई उस समय? जातिगत जनगणना हुई थी, उसको ये लोग प्रकाशित करते थे। इन लोगों को ये कैसे पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उसको जो है वो लोग रोक लेंगे? जब जनगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि हम नहीं करेंगे। विचार हो रहा है और उस पर विचार होकर चीजें निकल कर सामने आएंगी। इन लोगों ने नहीं दिया है नेहा जी। चुनाव से पहले नहीं होगा जी, चुनाव से पहले नहीं होगा। जवाब जानकर अभिषेक जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लेते हैं। अश्विनी भाई, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। आपके सॉलिसिटर जनरल ने अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने ये हलफनामा डाला, पहले अपने आप को करेक्ट करने। उन्होंने कहा कि हम जातिगत गणना नहीं करा सकते। ये भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल बोल रहा है, आपकी सरकार बोल रही है। ये कहा गया था कि पहले जो जनगणना कराई गई थी उसमें बहुत त्रुटियां थी, बहुत गलतियां थी, लिहाजा ये कराना संभव नहीं है। इस बात को कहा गया था कोर्ट में। ठीक है, आगे बात। अश्विनी भाई, पहले इस बात को समझ ले। दूसरी बात,
अभी आप कह रहे थे 4300 करोड़ का वो दिया। आप मुझे एक चीज बता दें, आजाद भारत के इतिहास में पहले क्या कितनी योजनाएं नहीं चलती रही? क्या गरीबों को आवास नहीं मिलता था? कि आप आए हैं 14 साल 15 साल आपने सत्ता करी, 55 साल 58 साल कांग्रेस ने सत्ता का दामन थाम रखा था, तो आप ही ने सारा किया। इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ? क्या आवास नहीं मिले थे गरीबों को? ये झूठी महिला मंडल करना बंद कर दें। और जब गरीबों, अभी किसानों की लाशें जिनकी किताब में भी नहीं वो हुई थी, उससे पहले पीएम आके लखनऊ में अपने गांव में जा रहे हैं, अपना ढकोर संघ में जा रहे हैं। कितनी झूठ की राजनीति। लखीमपुर की घटना से क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? मैं आपसे पूछता हूँ। और अश्विनी भाई देखिए, राजनीति अपनी जगह है। आप कह रहे थे, आप लोग बार बार कहते हैं कहाँ निकलते हैं अखिलेश जी? कल अखिलेश जी निकले, आपकी सरकार इतनी डर गई। आप लोगों ने क्या पहले कभी काले झंडे नहीं दिखाए थे विपक्ष में रहते हुए? आपने क्या कहते हैं, राहुल गांधी गए थे क्या वैष्णो देवी, आप लोगों ने गंगा जल से वो नहीं किया? तो आप कहते हैं ना, आपके लिए वो शिष्टाचार और हमारे लिए अलग चीज, दो नॉर्म्स नहीं होने चाहिए। तो अश्विनी भाई इस बात को समझें। आप जातिगत आज कहते हो हम इस जाति को बढ़ा रहे हैं, उस जाति को बढ़ा रहे हैं, तो भाई आपको तो जातिगत जनगणना कराते जिसका जितना अधिकार है दे दो। अब तो ये मांग करते हैं अश्विनी जी, जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी मांग करते हैं जिसका जितना अधिकार है दे दो। अभिषेक जी, आपने सही कहा, लेकिन अटॉर्नी जनरल की जो बात आपने कही उसको पूरा एक बार जनता के सामने ले आइएगा, पढ़िएगा, फिर किसी दिन हम लोग डिबेट कर लेंगे या मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि उसमें जो असली तथ्य आपने छुपाई उसको उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई है, वो आप छुपा गए। अब आता हूं आपको, आपके आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा खुल के बोला है और देश के सभी मीडिया चैनल ने दिखाया है कि आप लोगों ने 8 लाख मकान दिए थे भारत सरकार से पैसे पूरे मिलने के बाद। आज 42 से 44 लाख मकान दिए गए हैं इस 4.5 साल में। आप कह रहे पहले योजना नहीं चलती थी? चलती थी, पहले भी शौचालय बनते थे, लेकिन शौचालय में घोटाला होता था। और आज शौचालय बन रहा है तो आप कहते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता है, तो कहते हैं पानी नहीं है। अरे भाई, आंकड़े तो अभिषेक जी यही बताते हैं, आंकड़े यही बताते हैं कि पहले भी मिला, लेकिन कम मिला, लोगों को इसका लाभ कम मिला, लेकिन अब जो मिल रहा है वो ज्यादा लाभ मिल रहा है। तकरीबन 44 लाख लोगों को आवासीय योजना के तहत घर मिले। मैं एक लाइन कंप्लीट तो नहीं हुई अभिषेक जी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बोल लीजिएगा। पहले की महिलाएं वो त्रासदी झेलती थी। हम लोगों गांव से, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से। हम लोग देखते थे पहले किस तरीके से माताएं बहनें सड़कों के किनारे जाया करती थी शाम को, कितनी शर्मिंदगी होती थी, कोई लाइट जला के, हेडलाइट जला के कोई वाहन गुजरता था। आज कम से कम आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं पानी नहीं है, उसमें उपले भरे हैं, ये सरकार का दोष नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। नेहा जी, अभी हमारे भाई अभी शौचालय की बात कर रहे हैं। हाजीपुर में शौचालय का इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, मरे हुए आदमी के नाम पे शौचालय आवंटन हो गया। इतनी भ्रष्टाचार की बात हम कहां तक ले जाएंगे? ये शौचालय में भी राजनीति करते हैं। देश के 30 PSU इस भाजपा की सरकार ने बेचा है। आप बताएं, छोटे छोटे दल मिलकर मुद्दे पे आ जाइए सर। मैं बात अब जातिगत जनगणना की करती हूँ, मैं बात जातियों की करती हूँ, उनको लुभाने की बात कर रही हूँ। आप लोग शौचालय पे पहुंच गए, लखीमपुर पहुंच गए, पूरे यूपी का भ्रमण कराए सर आप लोग। नेहा जी, ये शौचालय जो है जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, हम लोग यहाँ करने बैठे हैं। यही विडंबना है सर, एक दूसरे की गलतियों को ढूंढा जाता है बजाय मुद्दे पर टॉपिक करने के। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।